कल हमने पढ़ा था औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, ये तुम्हारे सामने लिखी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। ठीक है, औसत वेग क्या है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन एक निश्चित समय अंतराल में। अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं इसकी विशेषताएं, ध्यान से देखना। पहली विशेषता क्या है? समय के साथ अभिक्रिया की दर कम होती जाती है। सभी लिखो, कैसे कम होती है? देखो, समय के साथ अभिक्रिया की दर, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे अभिक्रिया की दर कम होती जाएगी। इसका मतलब स्टार्टिंग में अभिक्रिया तेजी से होती होगी और बाद में जब उत्पाद बचते नहीं है या बहुत कम उत्पाद बचते हैं तब अभिक्रिया की दर बहुत कम रह जाती है। अब इसको अपन को समझने के लिए हमने एक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था, तुम्हें ध्यान हो तो। फॉरवर्ड रिएक्शन की दर सांद्रता पर निर्भर करती है, सांद्रता पर निर्भर करती है। अग्रव क्रिया, फॉरवर्ड मतलब आ रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी अग्रव क्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। यदि सांद्रता ज्यादा है तो दर ज्यादा होगी, यदि सांद्रता कम है तो दर कम होगी। देखो, जैसे मान लो ये कोई अभिक्रिया है ए से बी, मैं तुमसे कहूं कि ये पहले शुरू में 100% था, जब सांद्रता ज्यादा थी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? एक स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये 100% से कितना हो गया? मान लो ये पहुंच गया 80% और ये बचा 20%, यानी अभिकारक की सांद्रता बहुत कम बची। तो बताओ, बाद में समय के साथ जैसे ये t बराबर 0 समय पर थी और ये मान लो t बराबर 5 मिनट में, तो 5 मिनट बाद इसकी सांद्रता कितनी बची? 20। तो 5 मिनट बाद स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। यानी जैसे जैसे समय बदलता गया, समय बढ़ता गया, वैसे वैसे समय के साथ अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया की अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती। क्लियर हुआ? बोलो। पहला, इसकी जो विशेषता है वो क्लियर हुई, समय के साथ अभिक्रिया की दर कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता भी समय के साथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है, सब लिखो, समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी, समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी, अभिकारकों की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। बोलो, होगी कि नहीं? ए से बी है तो पहले स्टार्टिंग में अभिकारक 100% थे, तब उत्पाद कितने रहे होंगे? 0। कुछ समय बाद यानी कि समय के साथ, जैसे ही समय बढ़ा तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है? कमी। ये फॉर्मूला भी लिखा है, अभिकारक की सांद्रता में कमी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में आती है कमी और उत्पाद की सांद्रता में होती है वृद्धि। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर है इसकी विशेषता औसत वेग की, कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, इस पे मैं तुम्हें एक ग्राफ समझाऊं। देखो, इसी का एक ग्राफ है, वो ध्यान से समझना। ठीक है, चलो, ज्यादा बोर्ड की जरूरत भी नहीं है आज, तुम्हें तो बस थोड़ा सा देखना है। देखो, मान लो इधर मैंने ले लिया सांद्रता, इधर मैंने ले लिया सांद्रता का पद और इधर ले लिया मैंने समय। ध्यान से देखना है, इधर है समय के साथ यानी कि t समय और सांद्रता ए बी जो भी होगी, है ना। तो जैसे जैसे मान लो एक अभिकारक है, उसकी सांद्रता फुल है, यहाँ पे 100% है, इसका नाम है रिएक्टेंट आर यानी कि अभिकारक, अभिकारक। ठीक है,
ये धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इसकी दर क्या होती, वैसे वैसे अब कारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। देखो यहाँ पे सांद्रता कितनी थी इसकी, इतनी थी, ये सांद्रता थी। जैसे जैसे समय बढ़ा तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल शून्य हो जाएगी। उसी समय जब अभिकारक की सांद्रता कम हो रही होगी तो मैं दूसरा ग्राफ दिखाऊं, बताओ उत्पाद उस समय कितने होंगे, जब अभिकारक यहाँ पे था तब उत्पाद कितने होंगे, यानी ये प्रोडक्ट है P, ये रहा प्रोडक्ट P। तो उस समय उत्पाद कितने रहे होंगे, यहाँ पे 0, लेकिन समय के साथ ये सांद्रता है, कंसंट्रेशन, तो जैसे जैसे समय बीतेगा बताओ उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये क्या बन गया, उत्पाद। अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी, उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अभिकारक कम होते गए और उत्पाद बढ़ते गए। तो ये पॉइंट हो गया कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। यदि मैं इसी ग्राफ को यहाँ बनाना चाहूँ तो बताओ इस ग्राफ को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, जब अभिकारक 100% थे तब उत्पाद कितने रहे होंगे, 0, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ये क्या बन गया, उत्पाद। यानी कि हम इस ग्राफ की जगह इस ग्राफ में इसको समझ सकते हैं, अभिकारक कम हो रहे हैं उसी समय उत्पाद बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे अभिकारक 0 हो जाएंगे और पूरे उत्पाद 100% हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे साम्यावस्था। ये 0 से पूरा उत्पाद बन चुका है। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए अब तो बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा अभी, इसका मैं कुछ ही इलाज करूंगा, कुछ न कुछ इसका वो करना पड़ेगा, सिस्टम बनाऊंगा मैं बोर्ड का। थर्ड पॉइंट और है इसका, इसकी विशेषता के अभिक्रिया के वेग में, थर्ड पॉइंट लिखो सब, अभिक्रिया के वेग में, अभिक्रिया के वेग में अभिकारक की सांद्रता यानी कि रिएक्टेंट की सांद्रता के आगे माइनस चिन्ह और उत्पाद यानी प्रोडक्ट की सांद्रता के आगे हमेशा प्लस चिन्ह लगाते। हमेशा अभिक्रिया के वेग में अभिकारक की सांद्रता के आगे माइनस चिन्ह और उत्पाद की सांद्रता के आगे प्लस चिन्ह लगाते। ठीक है, ये इसकी विशेषता के 3 पॉइंट थे, और एक ये ग्राफ था जिसे आप अलग अलग भी बना सकते थे और इसमें भी बना सकते थे। अब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तात्क्षणिक वेग, इसको समझना। हेडिंग डाल लो सब, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया का तात्क्षणिक, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। ध्यान से देखना तात्क्षणिक वेग क्या होता है। देखो अभी हमने औसत वेग पढ़ा था, तात्क्षणिक वेग की डेफिनेशन, तात्क्षणिक का मतलब थोड़ा सा समझ में आ रहा है, तत्काल, हाल की हाल बताओ कितना वेग है, ये मतलब है। तो देखो इसी डेफिनेशन में हम तात्क्षणिक वेग की हम डेफिनेशन बनाए तो यहीं से बन जाएगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय अंतराल, इसकी जगह हम लिखेंगे विशेष क्षण, किसी विशेष क्षण, विशेष क्षण का मतलब समझ रहे हो, कोई प्रॉपर टाइमिंग, जैसे 5 बजे 9 बजे 10 बजे, यानी विशेष क्षण पर ही बताओ कि अभिक्रिया का वेग कितना है। अंतराल नहीं होना चाहिए, निश्चित अंतराल नहीं होना चाहिए, किसी विशेष क्षण में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण विशेष में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। लेकिन ये डेफिनेशन अभी तुम्हें समझ में नहीं आई होगी कि ये क्षण विशेष क्या है, ये तो रटना हो गया। क्षण विशेष का मतलब मैं और तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। देखो क्षण विशेष का एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप यहाँ से ग्वालियर गए,
ठीक है, मान लो अपनी पर्सनल गाड़ी से, अभी नहीं है लेकिन होगी तब तो जाओगे। कभी गए रिश्तेदार के यहाँ और सुबह ही सुबह उसके यहाँ पहुंच गए 8 बजे। उस रिश्तेदार ने पूछा बड़े जल्दी आ गए तुम, कितने बजे चले थे? बोले 6 बजे चला था, 2 घंटे में पहुंच गए। 8 बजे तुम वहां चमक गए उनके यहाँ सुबह ही सुबह, बिना नाश्ता पानी के सीधे वहीं पे जाके चले। अब वहाँ नाश्ता पानी तो उनको बनाना पड़ेगा। उन्होंने पूछा जल्दी आ गए? बोले हाँ सुबह ही 6 बजे चला था, 8 बजे आपके यहाँ आ गया। तो उन्होंने पूछा कि आप कितने की स्पीड से आए? तो उसने बोला कि मैं 60 की स्पीड से आया। ठीक भी है, 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से 2 घंटे में पहुंच गया। तो उसने ये स्पीड कौन सी बताई थी? औसत वेग बताया उसने। ये तो नहीं कहा कि कभी 40 हुई, कभी 80 हुई, कभी 100 हुई। उसने क्या बताई? लगभग, मतलब उसने बताई औसत स्पीड, कि मैं 60 की स्पीड से आया। वो समझ गए, ठीक है 60 की स्पीड से आए तो 2 घंटे में तुम आ गए। ये तो औसत वेग का एग्जाम्पल हुआ। मैं कहता हूँ तात क्षणिक वेग का एग्जाम्पल दो। ऐसा ही तात क्षणिक वेग का भी एग्जाम्पल इसी में देखो छुपा है। मान लो वो लड़का जो ग्वालियर जा रहा था, वो 7 बजे के आसपास उसके पापा का कॉल आता है कि बेटा कहाँ पहुंच गए? तो उसने बोला कि ऐसे ही मोहना के आसपास पहुंच गए। अच्छा, तो उसने कहा उसके पापा ने कि पता ना कितनी स्पीड से चल रहे हो? तो उसने तुरंत स्पीडोमीटर देखा और बोला कि पापा जी 80 की स्पीड से चल रहा हूं। तो उसने तुरंत क्षणिक, तात क्षणिक का मतलब क्षण विशेष, इसी को ध्यान दो, क्षण विशेष मतलब तुरंत उसने स्पीडोमीटर देखा और तुरंत उसने स्पीड बताई कि मैं 80 पे चल रहा हूँ। जबकि वहां कितने बोला था उसने 60, और पापा को कितना बताया कि मैं 80 पे चल रहा हूँ। तो उसने कौन सा टाइम किस समय, जो एक निश्चित समय था क्षण विशेष पर, यानी 7 बजे के आसपास उन्होंने फोन किया, तब उसने स्पीडोमीटर देखा और तुरंत बोला कि मैं 80 पे चल रहा हूँ। इस वेग को बोलते हैं तात क्षणिक वेग। बताओ समझ में आया तात क्षणिक वेग? अब देखो, अब तुम कभी नहीं बोलोगे तात क्षणिक वेग को, हाल अपने मन से इसी डेफिनेशन में डेफिनेशन बनाओगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्षण विशेष पर अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तात क्षणिक वेग कहलाता। ये हो गया तुम्हारा तात क्षणिक वेग। अच्छा, इसको हम लिखते कैसे हैं? देखो, औसत वेग को तो हम ऐसे लिखते थे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ही लिखते थे, माइनस लगाते थे। और इसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन तात क्षणिक वेग को कैसे लिखेंगे? तात क्षणिक वेग को लिखेंगे v बराबर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर ये माइनस तो लगेगी, लेकिन इसमें लिमिट लगती है। आपने पढ़ा होगा मैथ में, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। मतलब एक क्षण विशेष के लिए लिमिट लगाते हैं उसकी हम, या फिर ऐसे लिमिट टी टेंस टू जीरो, अब की बार प्लस लगा दो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? बस केवल इसमें लिमिट लगा दी, यानी टाइम की बाउंडेशन कर दी। आपने क्षण विशेष पर बताया, इसलिए लिमिट टी टेंस टू जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि इसके लिए। या फिर और भी एक तरीका है, आप यदि लिमिट नहीं लगाना चाहते तो आप डिफरेंशिएशन कर दो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी माइनस लगाई है, या फिर डी पी अपॉन डी टी। ये तरीका है किसको? तात क्षणिक वेग को लिखने का। या तो लिमिट लगाओ, लिमिट नहीं लगाते हो तो फिर डी लगाओ, डेल्टा नहीं, डी आर अपॉन डी टी। कई बार ओटी वगैरह में पूछ लेता है तात क्षणिक वेग का व्यंजक है, ठीक है, तो ये देगा और ये देगा, तो आपको ये सही है। या फिर ये देगा और ये देगा, तो तुम ये सोचोगे मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि यही हमने पढ़ा था, जबकि ये कौन सा था? औसत वेग के लिए, और ये किसके लिए? तात क्षणिक वेग के लिए। बताओ तात क्षणिक वेग का ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? एक नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट, सभी बच्चे एक नोट पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय लिखो सब लोग, किसी अभिक्रिया का
वेग लिखते समय किसी अवक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग देते हैं। रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। और मैं ये बताऊंगा कि ये रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होते हैं। ये क्या होता है, ये चीज क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक। किसी भी अवक्रिया का वेग लिखते समय, है ना, वेग ही औसत वेग है, वैसे किसी रासायनिक अवक्रिया का वेग लिखते समय उसके रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग देते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसी की दम पे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे एक नोट पॉइंट पर ही। देखो, मान लो मैंने कोई एक अवक्रिया दी 2a + 3b गिव्स, देखो 2a + 3b गिव्स c + 4b। ये मैंने कोई रिएक्शन दे दी, कोई अवक्रिया है, इसमें मुझे वेग व्यंजक लिख के बताओ, वेग अवक्रिया का औसत वेग कैसे लिखोगे। तो देखो, मैं लिख के बताता हूं तुम्हें इस अवक्रिया के लिए औसत वेग। तुम कोशिश करो अवक्रिया का औसत वेग कैसे लिखा जाए यदि कोई ये अवक्रिया दी हो। देखो, औसत वेग बराबर, अपन कैसे लिखते हैं, माइनस लगाते हैं एक तो, और क्या लिखते हैं, अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता क्या है, डेल्टा ए की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। आगे क्या लगा है, माइनस, यही लिखते हो। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा बी की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। और कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा सी की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। और कैसे लिख सकते हो, इसमें माइनस लगेगा, डेल्टा डी की सांद्रता अपॉन डेल्टा। ये मैंने तुम्हें 4 तरीके बताए वेग के, इसकी सांद्रता में परिवर्तन, या इसकी सांद्रता में परिवर्तन, या इसकी सांद्रता में, या इसकी, इनमें से किसी से भी आप वेग निकालोगे आंसर सेम आएगा। इस अवक्रिया का औसत वेग किसी से भी निकालोगे सेम आएगा। लेकिन ये देखो, ये अभिकारक है तो इनके लिए क्या लगा है, माइनस। जो उत्पाद है तो इनके लिए मैंने कुछ नहीं लगाया, तुम चाहो तो आगे प्लस भी लगा सकते हो। अब बात आती है रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग देते हैं। मतलब रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होते हैं, तुमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो बैलेंसिंग समीकरण होता है, बैलेंस जिससे अपन बैलेंस करते हैं, उस समीकरण के जो गुणांक होते हैं उनको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, H2 + O2, H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है, H2O। लेकिन अब ये संतुलित नहीं है, संतुलित होने के बाद आते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ कितना, 1, तो आपको यहाँ कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो हाइड्रोजन हो गए 4, तो आगे कितना लगा दिया। अब ये जो गुणांक है, ये इसके आगे कितना है, 1, इसके आगे कितना है, 2, यानी कि ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक। रस समीकरण मितीय गुणांक, ठीक है। अब देखो इसके रस समीकरण मितीय गुणांक कहाँ है, ध्यान से, ये रहा 2, तो मैंने क्या कहा, भाग देते हैं, मतलब 1/2। इसमें कहाँ है, ये रहा 1/3। इसमें कहाँ है, 1/1। इसमें कहाँ है, डी में 1/4। अब ये बिल्कुल सही है औसत वेग, इन किसी से भी आप निकालोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप देख लो अच्छे से,
ये अवक्रिया है, ये रस समीकरण मिति गुणांक है इसके, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है। कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं आप? 1, और इसका 4 है। इनसे जब उनके वेग में, जो वेग का फॉर्मूला है उसमें भाग दे दो तो आ जाता है हमारा औसत वेग। किसी भी समीकरण, चाहे वो कोई सा भी इक्वेशन दी हो। बताओ, यदि मैं तुम्हें कोई इक्वेशन दूं तो आप उसमें मुझे लगा के बता सकते हो? बोलो। देखो, मैं इक्वेशन दे रहा हूं, मैं कोई इक्वेशन दे रहा हूं, लिखो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें मुझे औसत वेग लगा के बताओ। मैं लगाता हूं औसत वेग यहाँ पर, औसत वेग बराबर, इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? 1, तो -1/1 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। ये लग गया इसमें, देख लो। अब मैं इसमें लगाना चाहूं तो -1/3 डेल्टा H2 की सांद्रता, ये अवकारक की सांद्रता लिख रहे हैं अपन, डेल्टा T। इसमें लगाना चाहूं तो +1/2, प्लस भले ही मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है, डेल्टा NH3 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। बताओ, समझ में आया ये? और भी रिएक्शन दे सकता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने ये दे दी 2HI गिव्स H2 + I2। इसमें लगाओ, ये नोट पॉइंट के एग्जाम्पल हैं अलग अलग। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, वो पछता, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, अपने हाथ से नोट्स बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे साथ ही साथ यही नोट्सों में लिखा है, तुम्हारे पास पहुंच भी गए होंगे कुछ लोगों पे। तो अब देखो, औसत वेग बराबर -1/2 डेल्टा HI की सांद्रता अपॉन डेल्टा T प्लस, अब उत्पाद की सांद्रता लिख रहे हैं 1/1, 1/1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, H2 अपॉन डेल्टा T, या प्लस 1/1। इनके भाग मत दे देना, ये नहीं होते रस समीकरण मिति गुणांक, जो H2 और I2 रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं, जो आगे लिखा होता है वो। ठीक है, 1/1 डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। आप किसी से भी वेग निकालोगे तीनों से समान आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अपन करते हैं। ठीक है, पढ़ के देखो जरा। ये R से P का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक से उत्पाद। ये कोई अभिक्रिया थी, इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोलर, मोलर का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, 0.03 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर, ध्यान से समझना, इतनी सांद्रता थी, 25 मिनट में ये सांद्रता परिवर्तित होकर, किसमें परिवर्तित होकर? 0.02 मोलर हो जाती है। यानी कि 0.03 से 25 मिनट बाद कितनी हो गई? 0.02 मोलर हो जाती है। तब औसत वेग की गणना सेकंड में करनी है और मिनट में करनी है। वो तो एक में आ जाएगी तो हम तो बाद में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे, चाहे मिनट में आ जाए चाहे सेकंड में। चलिए, अब अपन देखते हैं दिया क्या है। दिया है हमें एक रिएक्शन दी है, ये दी है R से P, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता दी हुई है कितनी? 0.03। जी स्टार्टिंग की सांद्रता है, बिल्कुल जब क्रिया चालू भी नहीं हुई थी तब सांद्रता कितनी दी थी उसने? 0.03 मोलर।
मतलब उस समय जो समय था वो कितना रहा होगा, 0। यानी t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया की सांद्रता 0.03 थी, यानी उत्पाद 0 रहा होगा, पर उत्पाद की वो बात ही नहीं कर रहा तो हम भी बात नहीं करेंगे। 25 मिनट में, यानी कि 25 मिनट बाद, t बराबर क्या, 25 मिनट बाद सांद्रता कितनी हो गई, सांद्रता कितनी हो गई, 0.02 मोलर प्राप्त हुई। बताओ समीकरण अभी हमने जो बनाया है ये समझ में आया क्या, इतना आ गया होगा। तो अब मुझे बताओ ये कौन सा समय है, ये t1 है, ये कौन सा है, t2 है। ये जो सांद्रता है ये किसकी है, रिएक्टेंट की, मतलब इसको बोलेंगे हम R1 बोलेंगे। ये कौन सी सांद्रता है, R, यानी कि T1 समय पर R1 सांद्रता और T2 समय पर R2 सांद्रता, ये हमें दी हुई थी। अब हमें निकालना है औसत वेग, औसत वेग। अब तुम खुद निकाल सकते हो आराम से। फॉर्मूला क्या होता है बताओ औसत वेग का, माइनस, माइनस तो लगेगा, अभिकारक की सांद्रता मतलब डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, यही फॉर्मूला होता है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। डेल्टा R को हम कैसे लिख सकते हैं, R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T को T2 माइनस T। देख लो समझ में आया इतना। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है, 6.6 10⁻⁻6 दुर्गेश का आ गया है, बिल्कुल सही है, सेकंड में निकाला इस बच्चे ने। ठीक है, अपन को मिनट में भी निकालना है बेटा, ठीक है, मिनट में भी निकालना है। पहले मैं सोच रहा हूं मिनट में ही निकाल दूं, क्योंकि मिनट में निकालने के बाद सेकंड में आसानी से निकल जाएगा। देखो R2, R2 कहाँ है, ये रहा, 0.02 माइनस R1 0.03 अपॉन T2 25 माइनस 0। ऊपर क्या चल रही है, मोलर चल रही है, नीचे क्या चल रहा है बताओ, मिनट चल रहा है क्या नहीं, ये मिनट में चल रही है, ऊपर मोलरता में चल रही है m। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करो, 0.02 में से 0.03 घटाओगे तो बताओ माइनस का बचेगा कि नहीं, माइनस का क्या बचेगा, 0.01 बचा के नहीं, अपॉन नीचे कितना बचा 25। बताओ ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 0.01 अपॉन 25। अब देखो ध्यान से, इसको मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या 100 हो जाएगा, तो ये क्या बचा 1/25 गुणित 10 पे घात माइनस 2, ये क्या है 100 है तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 पे घात 2। अब देखो यदि मैं 25 का 1 में भाग देता हूं तो दशमलव लगानी पड़ेगी, शून्य लगाना पड़ेगा क्योंकि भाग नहीं जा रहा, 10 हो गई है ना। 100 को 25 चौक 100 इंटू 10 पे घात माइनस 2, भाग देना 0.04 10⁻⁻⁴ मोलर प्रति मिनट। मैंने पहले ये आंसर किस में निकाल दिया है, मिनट। पहला आंसर तो हमारा निकाला, बोलो सही है, आ गया सबका इतना आंसर। अब मैं सेकंड में निकालने वाला हूं, ठीक है। सेकंड में निकालने के दो तरीके हैं, कुछ बच्चे ऐसे निकाल सकते हैं कि जो समय मिनट में दिया है, ये समय जो मिनट में दिया है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो और यहाँ पे सेकंड में रख दो और आंसर सेकंड में आ जाएगा। एक तरीका यहीं से सेकंड में बन जाएगा, ये देखो मैं यहीं से बनाऊं, औसत वेग हमारा कितना आया था 0.04 10⁻⁻2 मोलर प्रति मिनट आ रहा है। मैं चाहता हूं इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 अपॉन, ये मोलर तो चल ही रहा है,
यदि मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दूं मिनट को, तो बताओ यहाँ पे 60 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं नीचे। अब ये मिनट किस में लिख दी मैंने, सेकंड में। 60 का इसमें भाग दे दो, आंसर आपका आ जाएगा 6.666 इंटू 10⁻⁻6 मोलर प्रति सेकंड। सॉल्व कर लेना, उसमें कुछ नहीं है, 60 का भाग देना, ये हटाना है, 60 का भाग दे देना। ये देखो एक रिएक्शन दी है 2A से उत्पाद, 2A से उत्पाद, ये रिएक्शन दी है। इस अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। यानी कि पहले जो सांद्रता थी वो कितनी थी स्टार्टिंग में, इतनी 0.5 मोल प्रति लीटर, ये सांद्रता थी जब समय कितना रहा होगा, t बराबर 0। ठीक है, 10 मिनट में, यानी 10 मिनट में क्या हो गया, 10 मिनट में बहुत कुछ हो गया। देखो 10 मिनट में क्या हो गया, 10 मिनट बाद सांद्रता कितनी बची अभिकारक की, 0.4 मोल प्रति लीटर, यानी कि 0.4 मोल प्रति लीटर सांद्रता बची। पहले सांद्रता कितनी थी अभिकारक की, रिएक्टेंट की, R1, फिर कितनी हो गई, R2। जब समय t1 था तब सांद्रता थी 0.5, जब समय t 10 मिनट बाद सांद्रता कितनी बची, 0.4 मोल प्रति लीटर। बस ये लिखना है और अब सीधे सीधे फॉर्मूले में तुम्हें मान रख देंगे। औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। आगे क्या माइनस लगेगा क्योंकि अपन अभिकारक की लिख रहे हैं, माइनस R2 कितनी है, 0.4 माइनस 0.5 अपॉन T2 10 माइनस 0। देखो करो सॉल्व इसको, अब तो कुछ भी नहीं है, कितना बची। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान देना, ये जो लिखा है अभिकारक, वो अभिकारक है कितना, 2A, तो रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग जरूर दे देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1/-, -1/2, ये बचा 0.1 अपॉन 10, 0.005। हाँ दुर्गेश सही है, दुर्गेश मीना सही है। -1/2, जब इसको हटाऊंगा दशमलव को तो कितना आ जाएगा, 1/100, और 1/100 को, और ये कितना माइनस बचेगा ना, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.5, इसका 2 का भाग दिया, अपॉन में 100 है, 100 का और भाग दे दो तो 0.005, ये आ गया। देख लो इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर, और नीचे क्या चल रही थी, देखो मिनट, ये समय किस में दिया हुआ है, मिनट में। यहाँ पे देखो समय 10 मिनट, यानी कि हमारा समय जो चल रहा था वो चल रहा था मिनट में, तो प्रति लीटर इंटू मिनट। इसको इकाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.005 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। बोलो समझ में आया क्या?